नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आउट ऑफ द बॉक्स के एक नए एपिसोड में। पिछली चर्चा में हमने जज वाली अदालतों और ज्यूरी कोर्ट, जिसमें जज के साथ आम नागरिक बैठ के फैसला सुनाते हैं, के अंतर को समझा था। हमने जाना था कि कैसे भारत के जजों को अधिकतर खरीदना बहुत आसान है, जिससे भारत में अदालतों में न्याय कम और फैसलों की खरीद फरोख्त ज्यादा होती है। हमने यह भी समझा था कि भारत में जजों की नियुक्ति एक जज करते हैं और जज के ऊपर आम नागरिक का कोई कंट्रोल ना होने की वजह से जजों की नजर में भारत के आम नागरिक भेड़ बकरी से ज्यादा कुछ नहीं। और क्योंकि हमारी अदालतें भ्रष्ट हैं, इसलिए बाकी के सरकारी विभागों में भी बेतहाशा भ्रष्टाचार, गैर जवाबदेही है, जिसकी वजह से पूरे देश में सामान्य नागरिक को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अदालतों के भ्रष्टाचार और गैर जवाबदेही, यानी जिसे इंग्लिश में कहते हैं अनअकाउंटेबिलिटी, के वैसे तो बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नुकसान हैं, लेकिन एक डायरेक्ट नुकसान जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित है, आज उसी की चर्चा करेंगे। ये नुकसान है जज वाली अदालतों की वजह से फैक्ट्री इंडस्ट्री व्यापार की उत्पादकता, यानी प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी का घटना। तो इस बार हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से भारत की अदालतें भारत के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा बनी हुई हैं। दोस्तों, किसी देश का विकास तय होता है कि वहाँ के लोगों का जीवन स्तर कैसा है, और जीवन स्तर सुधारने के लिए लोगों को बहुत से सामान की जरूरत होती है, जिससे उनका जीवन आसान हो जाए, जैसे घर, कपड़े, पौष्टिक भोजन, गाड़ियाँ, फोन, फ्रिज, टीवी, बीमार पड़ने पे जरूरी दवाइयाँ, बच्चों के लिए स्कूल, सेना के लिए हथियार और भी बहुत सारी चीजें जीवन को आसान बनाने के लिए चाहिए होती हैं। अगर ये सभी चीजें देश के अंदर देश के रहने वाले लोग बनाते हैं तो देश तरक्की करता है। अगर देश के अंदर देश में रहने वाले लोग ये सब नहीं बना पाते और सिर्फ खेती, किसानी, सरकारी नौकरी और साबुन, शैम्पू, अचार, तेल आदि चीजें ही बना के जिंदगी काटते हैं, तो जरूरी चीजें जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सेना के हथियार विदेशों से खरीदने पड़ते हैं, जिसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जिस वजह से देश के कुछ ही लोग इसका फायदा ले पाते हैं। आज हम आईआईटी जैसे रिसर्च संस्थान से निकले हुए बड़े बड़े इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन को देख के खुश तो होते हैं, लेकिन उन्हीं आईआईटी को चलाने वाली किताबें, लैब की मशीनें विदेशों से आती हैं। आज हम भारत की सेना पर पूरा विश्वास करते हैं कि वो हमें दुश्मनों से बचाएगी, लेकिन उसी सेना के अधिकतर हथियार विदेश से आते हैं, वो भी एंड यूजर अग्रीमेंट के साथ। ऐसे ही हम घर में मोबाइल, टीवी, बाइक, कार आदि सभी चीजें सैमसंग, एलजी, फिलिप्स, होंडा की इस्तेमाल करते हैं, जो सभी विदेशी हैं। इन सभी चीजों को खरीदने के लिए पैसा चाहिए, और क्योंकि यह सभी चीजें दूसरे देशों से आती हैं, इसलिए हमें कई गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है, जिस वजह से देश के करोड़ों लोगों की मेहनत से पैदा किया गेहूं, चावल, दूध, अचार, मसाले विदेशों में बेचकर सिर्फ गिने चुने लोगों को ही सैमसंग, होंडा, एप्पल के प्रोडक्ट्स मिल पाते हैं। अगर देश के लोग ही सैमसंग, होंडा, एप्पल जैसी कंपनियां खड़ी करके बेहतरीन प्रोडक्ट बनाएंगे, तो इन प्रोडक्ट के लिए हमें कई गुना ज्यादा कीमत नहीं चुकानी होगी, और धीरे धीरे पूरे देश के लोगों तक अच्छे मोबाइल, टीवी, फ्रिज, घर घर बनाने का सामान, कपड़े, दवाइयाँ पहुंचने लगेंगी। अब पहला सवाल आपके दिमाग में यही आया होगा कि आखिर आजादी के 70 वर्ष बाद भी हम इतने सक्षम क्यों नहीं हैं कि अपनी जरूरत की सारी चीजें खुद बना सके अपने देश में। दोस्तों, किसी देश में किसी भी तरह के प्रोडक्ट को बनाने के लिए इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज चाहिए होती हैं, और फैक्ट्री आराम से लग सके इसके लिए बहुत से पॉलिटिकल एलिमेंट्स जिम्मेदार होते हैं। लेकिन 5 ऐसे पॉलिटिकल एलिमेंट्स की बात हम इस वीडियो और आने वाले वीडियोस में करेंगे, जो कि फैक्ट्रीज की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। ये 5 एलिमेंट्स हैं। पहला, अदालतें। दूसरा, टैक्स सिस्टम। तीसरा, जमीन के कानून। चौथा, सरकारी अधिकारियों और नेताओं की अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही। और पांचवा, देश में गणित और विज्ञान की शिक्षा का स्तर। इन 5 में से ज्यादा जो चीज प्रभावित करती है वो है अदालतें, और जो सबसे कम प्रभावित करती हैं वो है गणित और विज्ञान की शिक्षा।
ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगेगा कि गणित और विज्ञान की शिक्षा का स्तर क्यों अदालतों की तुलना में कम प्रभावी है। पर जब हम आगे एक एक एलिमेंट के डिस्कशन करेंगे तो आप ये बात आसानी से समझ जाएंगे। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से अदालतों का करप्शन और गैर जवाबदेही देश में फैक्ट्री, इंडस्ट्री, व्यापार खोलना और चलाना बेहद कठिन बना देती है। क्योंकि यह एक लंबा विषय है, इसलिए बाकी के 4 एलिमेंट्स के बारे में हम अगले पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ऐसा पाया गया है कि जिन देशों में अदालतें जजों के भरोसे चलती हैं, वहां के लोगों के लिए फैक्ट्री या व्यापार लगाना और चलाना बहुत ही मुश्किल होता है उन देशों की तुलना में जहां पर अदालतों में आम नागरिकों की जूरी बैठ के फैसला सुनाती है। ये बात सुनकर थोड़ा अचरज हुआ होगा ना? लेकिन ये ज्यादा अचरज की बात उनके लिए है जो किसी फैक्ट्री या व्यापार में नहीं है। यानी अगर आप किसी सरकारी या गैर सरकारी नौकरी में हैं, जिसमें आपको मंथली तनख्वाह यानी सैलरी मिल जाती है और नौकरी के बाद आप अपना सारा समय पेड मीडिया द्वारा बांटी जा रही समाचार को देखने में बिताते हैं, तो आपके लिए यह समझना थोड़ा मुश्किल होगा कि कैसे जज वाली अदालतें भारत के फैक्ट्री मालिकों, व्यापारियों और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का जीवन नर्क किए हुए हैं। लेकिन यहाँ फिर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या इंडस्ट्री की कमी या इनएफिशिएंसी इतना बड़ा मुद्दा है जिसके लिए हम परेशान हो और अदालतों को सुधारने की चर्चा करें? यानी क्या देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, आतंकवाद, नक्सलवाद, सांप्रदायिक तनाव, किसान आत्महत्या आदि मुद्दे इतने गंभीर नहीं हैं कि पहले हम उनका समाधान ढूंढें और बाद में इंडस्ट्री, फैक्ट्री की हालत सुधारने के लिए प्रयत्न करें? तो इसके जवाब में हम अभी सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दे भी इंडस्ट्री व्यवसाय की खराब हालत से ही जुड़े हुए हैं। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। आज भारत में लगभग 3% सरकारी नौकरियों के पद हैं। मतलब अगर देश में 100 लोग नौकरी करते हैं तो उसमें से सिर्फ 3 के लिए ही सरकारी नौकरी मौजूद है। तो इस तरह से बाकी के 97 लोगों को प्राइवेट नौकरी या कोई व्यवसाय चालू करना ही पड़ेगा। अब अगर देश में फैक्ट्री खोलना और चलाना आसान होगा तो उन 97 लोगों को भी रोजगार मिल जाएगा। अगर फैक्ट्री खोलना और चलाना मुश्किल होगा तो जाहिर सी बात है उन 97 लोगों में से बहुत से लोग बेरोजगार रह जाएंगे। इस तरह से बेरोजगारी बढ़ जाएगी। यानी अगर फैक्ट्री रहेगी तो लोगों को काम मिलेगा और बेरोजगारी घटेगी, और जब बेरोजगारी घटेगी तो गरीबी भी घटेगी। बहरहाल अगर आप थोड़ा चिंतन करें तो पाएंगे कि आपकी पूरी जिंदगी किसी न किसी फैक्ट्री से निकले प्रोडक्ट के जरिए ही चल रही है। आपके मोबाइल फोन से लेकर कार और दवाइयां तक किसी न किसी फैक्ट्री से ही आई हैं। सीधे शब्दों में कहें तो भारत की बदहाल फैक्ट्रियां ही भारत के अंदर गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, नक्सलवाद, आत्महत्या आदि जैसे गंभीर समस्याओं की एक मूल जड़ हैं। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं कि किस तरह से जज के भरोसे चलने वाली अदालतें देश में फैक्ट्री खोलने और चलाने वालों की जिंदगी दूभर करे हुए हैं। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहली वजह, अगर आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं या खोलना चाहते हैं तो आपको सरकार की तरफ से बहुत सारे कागज, एफिडेविट, लाइसेंस आदि चाहिए होते हैं। फैक्ट्री खुलने के बाद भी आपको वर्ष में कई बार सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों से काम पड़ता रहता है। आपको तरह तरह के सरकारी विभागों में चक्कर लगाने ही पड़ते हैं। उदाहरण के लिए भारत में कई तरह के कानून हैं जिनका फैक्ट्री चलाने वालों को पालन करना पड़ता है, जैसे फैक्ट्री अधिनियम 1948, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, आयकर अधिनियम 1961। ऐसे ही कर्मचारियों की भलाई के नाम पर 128 श्रम कानून लागू हैं। इसी तरह पर्यावरण की रक्षा के नाम पर दर्जनों कानून बने हुए हैं। प्रत्येक कानून की पालना करवाने के लिए उसके डिपार्टमेंट का एक इंस्पेक्टर होता है और जो कभी भी फैक्ट्री में जाकर फैक्ट्री की जांच कर सकता है और फैक्ट्री मालिक को किसी भी कानून की कोई भी धारा का हवाला देकर नोटिस दे सकता है। अब नोटिस सही कारण के लिए दिया है या गलत के लिए, यह अलग विषय है, लेकिन यदि नोटिस मिला है तो कोर्ट के चक्कर तो लगाने ही पड़ेंगे।
और अगर कोर्ट ईमानदारी से जल्द निर्णय सुना दे तो फैक्ट्री मालिक को सही गलत का पता चल जाएगा और वो अपना काम आगे बढ़ाएगा। मतलब अगर फैक्ट्री मालिक की गलती है तो उसे फाइन भरना है, जो वो भर देगा, और अगर गलती नहीं है तो वो अपने काम पर वापस आ जाएगा। अब यहीं से शुरुआत होती है अदालतों के हस्तक्षेप की, यानी इंटरफेरेंस के। और जैसे कि हमने पिछली चर्चा में बताया था कि कैसे जज परमानेंट नौकरी पर होते हैं और उनका चरित्र भी किसी साधारण रिश्वतखोर, पुलिस क्लर्क या IAS अधिकारी की तरह ही होता है। अब जब वो फैक्ट्री मालिक जज के सामने जाएगा तो जज अधिकतर जानबूझ के फैक्ट्री मालिक से कोर्ट के चक्कर लगवाएगा ताकि फैक्ट्री मालिक रिश्वत देने के लिए मजबूर हो जाए। क्योंकि जज खुलेआम रिश्वत मांगने से घबराते हैं, इस वजह से फैक्ट्री मालिक को तारीख पे तारीख देकर परेशान करते हैं। अंत में फैक्ट्री मालिक जज को मजबूरन कुछ रिश्वत देता है और अपना फैसला जल्दी देने का आग्रह करता है। और जब साल में 3-4 बार फैक्ट्री मालिक के पास कोई न कोई जांच इंस्पेक्टर पहुंच के सही गलत नोटिस पकड़ाता है तो फैक्ट्री मालिक को बार बार उस विभाग के चक्कर काटने पड़ते हैं और अंत में अदालतों के। तो फैक्ट्री मालिक को ये बात तो समझ आ जाती है कि अगर मुझे हर दूसरे तीसरे महीने अलग अलग विभागों के चक्कर काटने से बचना है और अंत में अदालतों में तारीखों से बचना है तो मुझे हर महीने सरकारी अधिकारियों को कुछ रिश्वत तो पहुंचानी होगी। इसलिए वो फैक्ट्री मालिक प्रत्येक जांच अधिकारी को खुश करने के लिए प्रति माह रिश्वत देना शुरू कर देता है ताकि वो इंस्पेक्टर उसे परेशान नहीं करे, और साथ ही अदालत में जजों के रिश्तेदार वकीलों को हफ्ता देकर परिचय भी बनाता है ताकि किसी मामले में उसे अदालत जाना पड़ भी जाए तो जज के रिश्तेदार वकील उसके मुकदमे पर तारीख मिलने से बचा ले। अब इतनी सारी रिश्वत का नतीजा ये होता है कि उसे फैक्ट्री से मुनाफा कमाने के लिए या तो अपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ानी पड़ती है या फिर अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरानी पड़ती है, जिससे उसका प्रोडक्ट मार्केट में कस्टमर खोना शुरू कर देता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर फैक्ट्री मालिक की कोई गलती नहीं है और उसे सिर्फ संदेह के आधार पर ही नोटिस दिया गया है तो भी उसे अदालत जाना ही पड़ेगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर वो गलत नहीं है तो भी जिस इंस्पेक्टर ने उसे नोटिस दिया था उस इंस्पेक्टर को कोई सजा नहीं होगी। अब इसी वजह से इंस्पेक्टर्स को फैक्ट्री मालिकों को उल्टे सीधे नोटिस देकर रिश्वतखोरी करने का मौका मिलता है। अगर जज ईमानदारी से काम करे तो उस इंस्पेक्टर को नौकरी से निकाल सकता है, लेकिन अधिकांश जज तो खुद ही भ्रष्ट होते हैं, इसलिए वो बहती गंगा में हाथ धो लेना ही सही समझते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे 2017 में उत्तर प्रदेश में एक व्यापारी से एक IAS अफसर ने रिश्वत मांगी। वह व्यापारी जब IAS के खिलाफ FIR करने पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस ने उसी व्यापारी को जेल में डाल दिया। यह खबर अखबार में आ गई क्योंकि शायद यह व्यापारी व्यापार में नया रहा होगा और उसे मालूम नहीं रहा होगा कि पुलिस, जज, नेता, अधिकारी सब आपस में मिलके फैक्ट्री मालिकों को लूटते हैं। अन्यथा भारत के सभी फैक्ट्री मालिक और व्यवसायी जानते हैं कि किस अफसर, जज, नेता को हर महीने कितनी रिश्वत पहुंचानी है। इसलिए वो पुलिस में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शिकायत करने से या तो बहुत डरते हैं या शायद कभी नहीं जाते। और बस यही कारण है कि उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बहुत अच्छी नहीं होती या फिर कह लीजिए घट जाती है। दूसरी वजह, इस तरह से जब एक व्यक्ति फैक्ट्री या कोई व्यापार चलाता है तो उसके पास कुछ लेबर और कर्मचारी होते हैं। अब लेबर से विवाद होना या लेबर का किसी अन्य लेबर से विवाद होना कोई बड़ी बात या कोई नई बात नहीं है। अगर आप किसी सरकारी या गैर सरकारी नौकरी में होंगे तो यह अच्छे से समझते होंगे कि कर्मचारियों का आपस में विवाद बहुत आम बात है। इस तरह के विवाद को लेबर डिस्प्यूट या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहा जाता है और किसी भी फैक्ट्री में ऐसा होना बहुत आम बात है। कभी किसी लेबर को चोट लग गई या कभी किसी लेबर की मृत्यु हो गई या फिर कुछ लेबर ने फैक्ट्री में चोरी कर ली। कभी फैक्ट्री मालिक भी बहुत बुरा हो सकता है। हो सकता है कि मालिक लेबर को वेतन ना दे या बुरा व्यवहार करे। अब इस तरह के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में भी आखिरी सहारा अदालतें ही होती हैं। अगर अदालतें निष्पक्ष, तार्किक और तेजी से फैसला कर दे तो फैक्ट्री मालिक और लेबर कर्मचारी दोनों को ही एक दूसरे पर विश्वास बना रहेगा, क्योंकि दोनों ही पक्ष यह अच्छे से समझेंगे
कि यदि वो गलती करेंगे तो अदालत उन्हें सजा दे देगी, इसलिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के चांस घट जाएंगे। लेकिन अदालतें तो अक्सर खुद ही भ्रष्ट रहती हैं और रिश्वत के आधार पर निर्णय सुनाती हैं, जैसा कि भारत में अक्सर होता है। तो बुरे फैक्ट्री मालिक या बुरे लेबर कर्मचारी एक दूसरे का शोषण करने की हिम्मत रखते हैं। फैक्ट्री मालिक को हमेशा लेबर पर शक रहता है और लेबर को हमेशा फैक्ट्री मालिक पर, क्योंकि दोनों जानते हैं कि सामने वाले ने अगर धोखा दिया तो उनकी मेहनत बेकार हो जाएगी। इस तरह से फैक्ट्री मालिक और लेबर अपने काम से ज्यादा अपने खिलाफ धोखाधड़ी की चिंता में ही डूबे रहते हैं। ये दूसरा बड़ा कारण है भारत में फैक्ट्रीज के इनएफिशिएंट और अनप्रोडक्टिव होने का, जिसके लिए जज सिस्टम डायरेक्टली जिम्मेदार है। तीसरी वजह जिससे जज सिस्टम नुकसान करता है वो है कंपनियों की आपस में कंपटीशन। इसमें बड़ी कंपनियां सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर छोटी कंपनियों के मालिकों को सच्चे झूठे मामलों में अदालत में खिंचवाती हैं और जज को रिश्वत देकर छोटी कंपनियों के मालिकों को परेशान करके उनका व्यापार बंद करवाती हैं। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि बड़ी कंपनी क्षेत्र के कमिश्नर को पहले करोड़ों रुपया देके खरीदेगी, फिर कमिश्नर को टारगेट दिया जाएगा कि आपको इतनी छोटी फैक्ट्री बंद करवानी है। अब जब कमिश्नर फैक्ट्री में छापा डालेगा तो छोटी कंपनी के मालिक से रिश्वत नहीं लेगा, क्योंकि वो तो पहले से ही मोटी रकम बड़ी कंपनी से हड़प चुका है। वो सीधे सीधे छोटी कंपनी के फॉल्ट देखेगा और लंबा चौड़ा आरोप पत्र तैयार करके कोर्ट में घसीटेगा। कोर्ट जब तक फैसला नहीं देगा तब तक फैक्ट्री पर स्टे आ जाएगा। अब फैक्ट्री मालिक यदि साल भर बाद केस जीत भी जाता है तो वो उसके किसी काम का नहीं, क्योंकि साल भर तक फैक्ट्री बंद रहने के कारण उसका पूरा रोटेशन टूट चुका होता है और वो फैक्ट्री मालिक मार्केट से बाहर हो जाता है। तो दोस्तों आइए अब समझते हैं कि कैसे ज्यूरी कोर्ट, ज्यूरी अदालतें फैक्ट्री मालिकों को प्रोटेक्शन देती हैं, यानी उनके अधिकारों की रक्षा करती हैं, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अगर हमारे देश में ज्यूरी कोर्ट कानून लागू हो जाता है तो किसी भी फैक्ट्री मालिक, व्यापारी आदि के खिलाफ कोई भी शिकायत पहले अदालत में ज्यूरी मंडल के सदस्यों के सामने रखी जाएगी। ज्यूरी मंडल शिकायत को पढ़ेगा और तय करेगा कि इस शिकायत में कितना दम है कि फैक्ट्री मालिक को अदालत में घसीटा जाए। पर अब समझने वाली बात यह है कि आमतौर पर ज्यूरी सदस्यों के सामने ऐसी शिकायतें बहुत कम आएंगी जिनमें सरकारी अधिकारी जानबूझ के फैक्ट्री मालिकों को परेशान करना चाहते हों, क्योंकि सरकारी अधिकारियों को समझ आ जाएगा कि अगर उनकी शिकायत में सच्चाई नहीं होगी तो ज्यूरी उल्टा उन्हें भी सजा कर सकती है और हो सकता है वो उन्हें हमेशा के लिए नौकरी से भी निकाल दे। बहरहाल अगर फैक्ट्री मालिक के खिलाफ शिकायत में सच्चाई होने का चांस होता भी है तो उसे ज्यूरी सदस्य फॉरवर्ड करते हैं और फैक्ट्री मालिक को अदालत में बुलाते हैं। क्योंकि ज्यूरी सिर्फ एक मुकदमे को सुनने के लिए आती है और सुनवाई लगातार हर दिन चलती है, इसलिए फैक्ट्री मालिक को तारीख पे तारीख नहीं मिलती। ज्यूरी अदालतों में किसी भी मामले में जजमेंट 2-3 दिन या फिर हफ्ते भर में आ जाता है, जिस वजह से फैक्ट्री मालिक को कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। अगर उसकी गलती होती है तो उसे अपना फाइन भर के अपने काम पर लौट जाने दिया जाता है, और अगर गलती नहीं होती तो सरकारी अधिकारी के खिलाफ भी ज्यूरी कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है। अगर सरकारी अधिकारी की मंशा गलत पाई जाती है तो उसे ज्यूरी नौकरी से भी निकाल सकती है, जिस वजह से सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार करने और फैक्ट्री मालिकों से रिश्वतखोरी करने से डरते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्यूरी अदालतें गलत तरीके से चार्ज करने वाले अधिकारियों को भी दंडित कर देती हैं, क्योंकि ज्यूरी पैनल के आम सदस्य सोचते हैं कि फैक्ट्री मालिक काम का आदमी है, ये हमें, हमारे बच्चों को रोजगार देता है, यदि इनको हमने बर्बाद किया तो उल्टा हमें ही नुकसान होगा। इसी तरह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में भी ज्यूरी बहुत तेजी से दूध का दूध और पानी का पानी करके फैक्ट्री मालिक और लेबर दोनों के बीच विश्वास कायम करती है, जिससे दोनों पक्ष एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और मन लगा के काम करते हैं। जबकि जजों में इस तरीके की कोई सिंपैथी नहीं होती, क्योंकि जज तो परमानेंट नौकरी पर है, उसके लिए फैक्ट्री इंडस्ट्री जाए भाड़ में, उसको तो हर महीने अपनी सैलरी बिल्कुल टाइम पे मिल जाती है। इस तरह से जहाँ ज्यूरी अदालतें होती हैं वहाँ के फैक्ट्री मालिकों को सरकारी अधिकारियों से भय नहीं होता और साथ ही फैक्ट्री मालिक और लेबर में
एक दूसरे पर विश्वास रहने की वजह से दोनों पक्ष सुरक्षित महसूस करते हैं और वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। तो दोस्तों, जिस देश में जूरी अदालतें होती हैं, उस देश में बहुत सी छोटी छोटी फैक्ट्रियां आपस में कंपटीशन करती हैं। इस कमर तोड़ कंपटीशन की वजह से नया इनोवेशन होता है और इस इनोवेशन की वजह से वे देश बेहतर उत्पाद बना पाते हैं। ये छोटी छोटी कंपनियां अपने बेहतर उत्पाद के कारण एक दिन विशाल भीमकाय कंपनियां बन जाती हैं, जिसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। आज एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां किसी समय कुछ 2-3 इंजीनियर्स के द्वारा शुरू की गई थी। यदि इनके शुरुआती दौर में ही वहां के इंस्पेक्टर या जजों ने रिश्वत खाकर इन्हें बंद करवा दिया होता, तो क्या ये इतनी बड़ी कंपनियां कभी बन पाती? दोस्तों, हमने ऊपर जितनी बातें की हैं, उनके बारे में आपको भारत का पेड मीडिया कभी नहीं बताएगा। यह सब आपको अपने अनुभव और लॉजिक से ही समझना होगा। पेड मीडिया क्यों नहीं बताता, इसके कई कारण हैं, जिसकी चर्चा हम फिर कभी पेड मीडिया के ऊपर अलग से चर्चा करेंगे तो बताएंगे। फिलहाल के लिए अगर आपको अभी तक बताई गई जानकारी की पुष्टि करनी हो तो आप केंट विश्वविद्यालय लंदन के PhD छात्र अमृत अमीरप्पू द्वारा 2016 में लिखा गया आर्टिकल जस्टिस डिलेड इज डेवलपमेंट डिनाइड द इफेक्ट ऑफ स्लो कोर्ट्स ऑन इकोनॉमिक आउटकम्स इन इंडिया, यानी न्याय में देर विकास से वंचित होना पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लेख में उन्होंने चर्चा की है कि भारत की अदालतें बहुत से पिछड़े देशों की तुलना में भी काफी खराब स्थिति में हैं और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में बहुत अन्याय और देरी होने के कारण भारत में फैक्ट्री खोलना और चलाना बहुत मुश्किल है। भारत में जजों का भ्रष्टाचार तो आम बात है, लेकिन जजों की कम संख्या अदालतों की धीमी गति की एक दूसरी बड़ी वजह भी है। आज चीन में 2 लाख जज हैं, वहीं लगभग समान आबादी वाले भारत में केवल 22,000 के करीब। हालांकि कुछ जजों ने अदालतों पर अत्यधिक बोझ के कारण भ्रष्टाचार पर बोला भी है, जैसे 2016 में जस्टिस TS ठाकुर ने प्रधानमंत्री को संबोधित किया कि जजों की संख्या 21,000 से बढ़ाकर 40,000 की जाए। लेकिन यह सुझाव काफी नहीं है, क्योंकि इससे जजों के भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आएगी। हमारा मानना है कि भारत में जूरी कोड कानून लागू हो, जिससे भारत की अदालतें निष्पक्ष, तेज और लोकतांत्रिक निर्णय सुनाने लगेंगी। आज भारत में फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज की हालत बहुत खराब है। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर सामान हम या तो इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर विदेशी कंपनियां भारत में आकर निर्माण कर रही हैं, जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI कहते हैं। हम चाहे इंपोर्ट करें या FDI के जरिए प्रोडक्ट को अपने घरों में लेकर आएं, नुकसान हमें कई तरीके से उठाने पड़ेंगे, और जिसमें सबसे भारी नुकसान है रिपैट्रिएशन क्राइसिस का। रिपैट्रिएशन क्राइसिस का मतलब होता है हमारे द्वारा विदेशी कंपनियों का बनाया सामान खरीदने से फॉरेन करेंसी की कमी होना। रिपैट्रिएशन क्राइसिस के बारे में हम आपसे अगले पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे FDI की वजह से देश में रिपैट्रिएशन क्राइसिस खड़ी हो सकती है और हमें क्या क्या नुकसान उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमें आपके कमेंट्स और रिव्यूज का बेसब्री से इंतजार रहेगा, तो बने रहिए हमारे साथ और